नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। फेडरल रिजर्व की नरम टिप्पणियों के बाद एशियन ट्रेड के दौरान वर्चुअल डिजिटल एसेट को मजबूती मिलती देखी जा रही है, जिससे बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है और स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी सहित रिस्क एसेट्स के लिए ब्रॉड मार्केट रैली शुरू हो गई है। बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी फेड के फैसले के बाद $43,000 तक बढ़ गई। ये हाल ही में $42,712 पर ट्रेड कर रही थी, जो 2% की बढ़त दर्शाता है। ईथर दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बाद उच्चतर है और हाल ही में इसी अवधि में 2% जोड़कर $2,254 पर ट्रेड कर रही थी। बुधवार को यूएस सेंट्रल बैंक ने फेड फंड्स रेट को 5.25% से 5.5% तक पर छोड़ दिया। 2023 की लास्ट मीटिंग के दौरान दिसंबर फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने अनुमान लगाया था कि 2024 के अंत तक रेट घटकर 4.6% हो जाएगा, जिसमें लगभग 325 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का सुझाव दिया गया है। ये रिस्की एसेट्स के लिए काफी हद तक सहायक है। इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म से ब्रॉडर मार्केट स्पेस को भी लाभ हुआ। अवलांच, कार्डानो और इंजेक्टिव के लार्ज कैप टोकन में लगभग 10% की बढ़त दर्ज की गई। जाहिर है, पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 3% बढ़कर $1.61 ट्रिलियन हो गया। टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 0.8% बढ़कर $69.9 बिलियन हो गया। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $7.8 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन $63.2 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमशः 11.2% और 90.2% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 52.18% है, जो दिन के मुकाबले 0.35% अधिक है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 3.3% बढ़कर 54,225 पर पहुंच गया। इस बीच क्रिप्टो रिलेटेड स्टॉक्स ने भी ऊंची छलांग लगाई। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने ट्रेडिंग सेशन लगभग 8% अधिक बंद किया, जबकि माइकल सेलर की माइक्रो स्ट्रैटेजी में 5% की वृद्धि हुई। मैराथन डिजिटल, राइट प्लेटफॉर्म, क्लिंग स्पार्क, जिसे अक्सर BTC पर लेवरेज बेट के रूप में देखा जाता है, जो दिन भर में 8% से 16% ऊपर थे। अब बंद हो चुकी 3 Arrow कैपिटल के को-फाउंडर सुजू को लिक्विडेशन एफर्ट्स में सहयोग नहीं करने के कारण सितंबर में गिरफ्तारी के बाद इस महीने रिहा किया गया। जू को इस हफ्ते सिंगापुर की एक अदालत में 2 दिनों की पूछताछ का भी सामना करना पड़ा, जहां उन्हें पहली बार लिक्विडेटर टिनियो के वकीलों को जवाब देना होगा। सुनवाई के दौरान उन्हें पिछले साल TAC के कोलैप्स के बाद $3.5 बिलियन के क्रेडिटर्स की ओर से टिनियो द्वारा मांगे गए डिटेल्स का जवाब देना होगा। रिकवरीज को मैक्सिमाइज करने के लिए जानकारी क्रेडिटर्स के साथ साझा की जाएगी। प्रोसीडिंग्स एक सिविल मैटर है और जू को सिंगापुर में किसी भी आपराधिक आरोप का सामना नहीं करना पड़ा है। उनके अकाउंट ने 1 दिसंबर को फिर से एक्स पर पोस्ट करना शुरू किया, जो 29 सितंबर के बाद पहली बार था। जू को सितंबर में सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर पकड़ा गया और 4 महीने जेल की सजा सुनाई गई। OKX-DX, एक पॉपुलर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, ने एक महत्वपूर्ण सिक्योरिटी ब्रीच की पुष्टि की है, जिसकी वजह से सब्सटैंशियल फाइनेंशियल लॉस हुआ है और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। उल्लंघन प्लेटफॉर्म पर एक अस्वीकृत प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट में वल्नरेबिलिटी के कारण हुआ, जिसका इसकी निरंतर पहुंच के कारण अप्रत्याशित रूप से फायदा उठाया गया था। हैकर ने कॉन्ट्रैक्ट पर अनऑथराइज्ड मैनेजमेंट राइट्स प्राप्त किए, संभवतः एक प्राइवेट की लीक के माध्यम से, और यूजर्स द्वारा दिए गए प्री एग्जिस्टिंग टोकन अप्रूवल्स का उपयोग करके एसेट का दुरुपयोग किया। अफेक्टेड यूजर्स की संख्या अज्ञात है, लेकिन OKX-DX पिछले महीने में 50,000 से अधिक एक्टिव वॉलेट्स का हब रहा है, जो संभावित व्यापक प्रभाव का संकेत देता है। OKX ने कॉन्ट्रैक्ट पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और रिमेनिंग यूजर एसेट की सुरक्षा के लिए उपाय शुरू किए। रिस्पॉन्सिबिलिटी और कस्टमर केयर को दर्शाते हुए एक कमेंडेबल मूव में OKX ने उल्लंघन से प्रभावित सभी यूजर्स को प्रतिपूर्ति करने और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक एग्जॉस्टिव सिक्योरिटी रिव्यू करने का वचन दिया। BlackRock इनकॉर्पोरेशन ने अपने iShares स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के लिए अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को एक रिवाइज प्रपोजल प्रस्तुत किया है। रिवाइज प्रपोजल एक ऐसा मैकेनिज्म पेश करता है जो यूएस रेगुलेटेड बैंक्स को सीधे डिजिटल एसेट्स को संभालने बिना क्रिप्टो करेंसी मार्केट में शामिल होने की अनुमति देता है। इस स्ट्रक्चर के तहत बैंक ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स के रूप में भाग ले सकते हैं। फिएट करेंसी को बिटकॉइन में परिवर्तित करने के लिए ब्रोकर डीलर्स का लाभ उठा सकते हैं। ये दृष्टिकोण नियामक बाधाओं को दूर करता है, जो ट्रेडिशनली बैंक्स को अपनी बैलेंस शीट पर क्रिप्टो करेंसी रखने से रोकता है। अपडेटेड ETF मॉडल की मार्केट मैनिपुलेशन के खिलाफ मजबूती, कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ऑपरेशनल इश्यूज के कम जोखिम के लिए प्रशंसा की जाती है।
ये इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स के लिए सुरक्षा बढ़ाते हुए जोखिमों को इन्वेस्टर्स से मार्केट मेकर्स की ओर स्थानांतरित कर देता है। ये स्ट्रक्चर इशूअर्स के लिए प्री फंड या फाइनेंस सेल ट्रेड्स की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, जिससे निवेश प्रक्रिया और अधिक सुव्यवस्थित हो जाती है। शिबेरियम एक लेयर 2 क्रिप्टोकरेंसी 2 दिसंबर से 7.5 मिलियन डेली ट्रांजैक्शंस के एवरेज के साथ 90 मिलियन टोटल ट्रांजैक्शंस के साथ एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन तक पहुंच गई है। शिबेरियम स्कैन के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि वॉलेट एड्रेसेस बढ़कर 1.3 मिलियन हो गए हैं और प्रोसेस्ड टोटल ब्लॉक्स 2 मिलियन तक पहुंच गए हैं। टैंजम वॉलेट्स के कोलैबोरेशन से शिबेरियम क्रिसमस गिवअवे पार्टी 20 दिसंबर को शिबा इनू और बैड एआई कम्युनिटीज को गिफ्ट देगी। इवेंट में 10 शिब हार्डवेयर वॉलेट और 10 बैड हार्डवेयर वॉलेट गिफ्ट में दिए जाएंगे। इसके साथ साथ टैंजम वॉलेट्स ने शिब वॉलेट के लिए प्री ऑर्डर अपडेट की घोषणा की है, जो शिब मैगजीन के लिए एक सकारात्मक विकास है। अवलांच का AVAX टोकन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 10वीं सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बन गई है, जिसका मार्केट कैप $14.7 बिलियन से कम है। अवलांच की वैल्यू वर्तमान में $39.9 है, जो पिछले दिन में 12% अधिक है। डोजकॉइन 1% गिरकर लगभग $0.096 पर आ गया है, जिसका मार्केट कैप $13.7 बिलियन से थोड़ा अधिक है। JP मॉर्गन के ब्लॉकचेन ऑनिक्स ने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ट्रायल में अवलांच सबनेट का उपयोग करने की खबर के बाद कॉइन शेयर की एक रिपोर्ट में अवलांच के संपर्क के साथ क्रिप्टो इन्वेस्टर फंड्स के लिए $2 मिलियन की इनफ्लोस की सूचना दी। मिराई लैब्स पेगेक्सी के पीछे का गेम स्टूडियो अपने इकोसिस्टम को पॉलीगॉन से अवलांच सबनेट में स्थानांतरित कर रहा है। इन्वेस्टर्स द्वारा मुख्य रूप से बिटकॉइन पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद सोलाना और अवलांच के संपर्क वाले फंड्स को क्रमशः $3 मिलियन और $2 मिलियन प्राप्त हुए। पूर्व मेटा अधिकारियों द्वारा स्थापित लेयर 1 ब्लॉकचेन एप्टोस ने 24.8 मिलियन APT टोकन्स जारी किए हैं, जिसकी कीमत लगभग $201.7 मिलियन है। अनलॉक का ज्यादातर हिस्सा कोर कंट्रीब्यूटर्स के पास गया, जिसमें $96.4 मिलियन कोर कम्युनिटी के पास गए, $68.4 मिलियन इन्वेस्टर्स के लिए, $26.1 मिलियन कम्युनिटी के लिए और $10.8 मिलियन एप्टोस फाउंडेशन के पास गए। 12 नवंबर को अनलॉक के बाद APT की कीमत में 13.4% की गिरावट आई, लेकिन तब से इसमें सुधार हुआ है। एप्टोस मेटा में विकसित मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आधारित एक अपेक्षाकृत नया लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जिसका लक्ष्य अपने अन्य नेटवर्क के लिए तेज और अधिक स्केलेबल विकल्प प्रदान करना है। हालांकि एप्टोस ने अक्टूबर में 5 घंटे की रुकावट का अनुभव किया, जिससे कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस को APT की डिपॉजिट और विड्रॉल्स को टेम्परेरी सस्पेंड करना पड़ा। 8 दिसंबर को 32.7 मिलियन ट्रांजैक्शन रजिस्टर होने के साथ बाइनेंस की BNB चेन ने अपनी ऑल टाइम हाई ट्रांजैक्शन काउंट दर्ज किया है। ये नेटवर्क द्वारा सामने की जा रही मौजूदा चुनौतियों के बावजूद है, जिसमें एक हॉस्टाइल US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन भी शामिल है। पास में BNB बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन BNB की कीमत पर बाइनेंस के व्यापक प्रभाव से बंधे थे, जो नेटवर्क के ओवरऑल कैपिटलाइजेशन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता था। जून में बाइनेंस के खिलाफ SEC के मुकदमे के कारण BNB मार्केट में गिरावट आई और BEP20 जैसे टोकन नीचे आ गए। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ बाइनेंस के $4 बिलियन के समझौते ने SEC के साथ चल रही कानूनी लड़ाई में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट जोड़ दिया है। DOJ अब बाइनेंस और पूर्व CEO चनपेंग जाओ के खिलाफ अपने मामले में सेटलमेंट के एविडेंस को शामिल कर रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद BNB चेन की ट्रांजैक्शन काउंट नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, जो इकोसिस्टम की बढ़ती रेजिलियंस का संकेत देती है। डैप यूजर्स बाइनेंस की रेगुलेटरी मेरिट्स से कम चिंतित दिखाई देते हैं। पिछले साल में BNB डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा है और अधिक वैलिडेटर्स को जोड़ा है, लेकिन अभी भी उनके अधिकांश साथियों की तुलना में कम है। चाइनीज इंडस्ट्री मोग्युल जस्टिन सन से जुड़ा एक डिजिटल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म HTX ने एक बड़ी हैक के बाद ऑपरेशंस फिर से शुरू करने के बाद से $258 मिलियन का नेट आउटफ्लो अनुभव किया है। आउटफ्लो से संकेत मिलता है कि कुछ क्लाइंट्स पिछले महीने सिक्योरिटी इंसिडेंट से परेशान थे। उल्लंघन में HTX ने $30 मिलियन मूल्य के क्रिप्टो टोकन खो दिए और विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया। एक्सचेंज एक सिक्योर और सीमलेस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सन पोलिनिक्स प्लेटफॉर्म और HECO ब्रिज से भी जुड़ा हुआ है, जिसे नवंबर में हैक कर लिया गया था, जिससे क्रिप्टो में लगभग $200 मिलियन की चोरी हुई थी। एक जांच चल रही है और एक्सचेंज HTX के हॉट वॉलेट नुकसान की भरपाई करेगा। हैकर्स ने सितंबर में प्लेटफॉर्म से $8 मिलियन भी चुराए थे।
कॉइनबेस और उसके एसेट मैनेजमेंट डिवीजन कॉइनबेस एसेट मैनेजमेंट ने प्रोजेक्ट डायमंड लॉन्च किया है, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को डिजिटल एसेट्स बनाने, खरीदने और बेचने में सक्षम बनाता है। प्रोजेक्ट डायमंड एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है जिससे कॉइनबेस की एडवांस टेक्नोलॉजी स्टैक और इसकी लेयर 2 ब्लॉकचेन बेस का उपयोग करके विकसित किया गया है। इसका मेन गोल ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना और डिजिटल एसेट से जुड़ी इंस्टीट्यूशनल कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज में दक्षता बढ़ाना है। प्लेटफॉर्म का लक्ष्य ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट फ्रेमवर्क्स को बदलने के बजाय उनके साथ सहजता से एकीकृत करना है। ये रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए डिजिटल और कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बीच गैप को ब्रिज करता है। प्रोजेक्ट डायमंड को अबू धाबी ग्लोबल मार्केट की फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटेड एक्टिविटी से प्रिलिमिनरी अप्रूवल पहले ही मिल चुका है। ये अप्रूवल प्लेटफॉर्म को रेग लैब्स के भीतर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज को विकसित करने की अनुमति देता है, जो शुरू में यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को पूरा करता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2 टीवी और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.360.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।